तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जोरों शोरों तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं ना, सभी लोग ध्यान देंगे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। देखिए, आप लोग जाने कि आपके एग्जाम टाइम टेबल आ चुका है। टाइम टेबल आ चुका है तो आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो पढ़ाई करने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ आपको क्या करने की ज़रूरत है? चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए क्या है, केंद्र व्यवस्थापक की मुहर होगी और यहाँ पर आपको केंद्र की मुहर होगी। ठीक। हाई स्कूल परीक्षा की बात करेंगे, यहाँ हाई स्कूल नहीं, इंटरमीडिएट परीक्षा की बात की, हाई स्कूल काट देना है। ठीक। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपकी कॉपी है। कॉपी पर कैसे आपको क्वेश्चन को लिखना है ये आपको कोई नहीं बताएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा? यस के एम स्टडी पर आपको मिलने वाला है। ठीक है ना? तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर अपना नाम न लिखें। आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। अब देखिए, जो आपके कक्षा निरीक्षक लगे होंगे उनको अधिकार होता है कि वे आपकी कॉपी को चेक कर सकते हैं या आपको भी चेक कर सकते हैं, आपके जेब को भी चेक कर सकते हैं, उनका अधिकार होता है। ठीक है ना? ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। यहाँ पे देखिए 1 से लेकर यहाँ 6 तक की आपको स्वयं करना है। ठीक, स्वयं करना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना है, ये आपको अंकों में दिया हुआ है। और विषय भौतिक विज्ञान 2022 की बात करेंगे, प्रश्न पत्र सेट 3 की बात करेंगे और प्रश्न पत्र पर अंकित शक्यतांक की बात करेंगे 346 जीसी। क्या हो जाएगा? 346 जीसी। ठीक। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परीक्षा का दिन आपको डाल देना है और परीक्षा की तिथि एवं पाली आपको डाल देना है और केंद्र का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको कॉपी लिखना कैसे है और सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक। सबसे पहला काम आपको ध्यान दीजिए, खंड डाल देना है। कौन सा खंड आप कर रहे हैं उस खंड को डाल दीजिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर डाल देना है आपको खंड अ डाल देना है। ठीक। तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क, क्या प्रश्न नंबर 1 का क। ठीक। तो यहाँ पर आपको प्रश्न को नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको क का अगर आंसर आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर आंसर आपको K1/K2 इंटू एफ है तो आपको यहाँ पर आंसर क लिखना है, K1/K2 इंटू एफ आपको कर देना है। ठीक है ना? इतना आपको कर देना है। ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न देखिए। दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युत वाले माध्यम में रखे हैं। किस में रखे हैं? परावैद्युत वाले माध्यम में रखे हैं। उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल, जो उनके मध्य जो स्थिर वैद्युतिक बल लग रहा है ना, लगने वाला बल यब है यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए। जो माध्यम का परावैद्युतांक है वह बदलकर क्या हो जाए? K2 हो जाए, तब इनके मध्य स्थिर वैद्युतिक बल कितना होगा? ठीक। K2/K1 इंटू एफ, 2K1/K2 इंटू एफ, K1/K2 इंटू एफ या 2F। तो आंसर की बात करेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा। तो माध्यम में लगने वाला जो बल है, निर्वात में बल F0/K। ठीक, यानी कि F बराबर F0/K1 बराबर F0 बराबर Fk1। ठीक। तो क्या हो जाएगा? माध्यम का परावैद्युतांक K2 हो तब बल क्या हो जाएगा? F0/K2 बराबर K1/K2 इंटू एफ। ठीक है ना? चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः Fr एवं Fv हो तब। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, Fr बराबर Fv, Fv इज लेस देन Fr या Fr इज लेस देन Fv या Fv इज लेस देन आर इक्वल टू Fr। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चा लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक उत्तल लेंस में जो लाल प्रकाश था, बैंगनी प्रकाश के लिए जो फोकस दूरियां हैं क्रमशः Fr एवं Fv हैं। फोकस दूरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/μ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। हम जानते हैं कि लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा बी, तब एफ बी इज ग्रेटर देन एफ आर। ठीक है ना? ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के कलांतर कितना होता है? 0, पाई, पाई/2 या 3 पाई/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश समान कला में
तथा परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं ये? परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अर्थात थीटा बराबर π/2। कितना हो जाएगा? थीटा बराबर π/2। ठीक। घ नंबर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन? किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु क्या कर रहा है? मान लीजिए कोई हमारे पास धातु है, धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जो आवश्यक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वह कितना है? 2000 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 2000 एंगस्ट्रॉम है। तो 1000 का विकिरण आपतित होने पर कितना? 1000 का जो विकिरण है वह आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितनी होगी? 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 10.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे देखिए लैम्डा 0 कितना दे रखा है? 200 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। तो इसको कितना करेंगे? 2 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 1000 एंगस्ट्रॉम, या यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻7। ठीक, देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? अगर आपको न मालूम हो तो ध्यान दीजिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 जीरो लगा हुआ है, 3 जीरो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻7 मीटर, यानी लैम्डा बराबर 1000 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 × 10⁻⁻7 मीटर। तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के ई मैक्स बराबर hc × 1/λ - 1/λ0, यानी कि 6.62 × 10⁻34 × 3 × 10⁸, यानी कि 1/1 × 10⁻7 - 1/2 × 10⁻7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए उसका सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? 19.86 × 10⁻26 1 × 10⁻7 अपान 2 × 10⁻7 × 1 × 10⁻7। तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे 9.93 × 10⁻19 जूल। ठीक है ना? तो आगे देखिए 9.93 × 10⁻19 × 1 × 10⁻7, यानी कि 2 × 10⁻7 × 1 × 10⁻7 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9.93 × 10⁻90 जूल। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यल लंबाई के तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित है। कितने? जो हमारे पास यल लंबाई के तार है उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तार B वेबर चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री यानी 30 अंश पर झुका है। तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल का मान कितना होगा? IBL अपान 2IBL √3/2 IBL। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तार का जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है बराबर IBL sin थीटा, यानी कि दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि F बराबर IBL sin 30 डिग्री, यानी कि F बराबर 1/2 IBL। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है? 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। मान लीजिए 6 वोल्ट के हमारे पास 6 वोल्ट के विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, यानी कि 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल संयोजन का विद्युत वाहक बल E है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/E बराबर 1/E1 + 1/E2 + 1/E3। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा 1/E बराबर 1/6 + 1/6 + 1/6 बराबर क्या हो जाएगा? 1/E बराबर 1 + 1 + 1/6, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट। ठीक है ना? ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भी अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग अच्छी तरीके से समझने का भी प्रयास करिएगा। जितने हमारे बच्चे हैं उसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो 2 के क की बात करें, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि गतिशीलता को परिभाषित करना है आपको। तो गतिशीलता देखिए क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। धात्विक चालकों में आवेश वाहक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आवेश वाहक होते हैं क्या होते हैं? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनित गैसों तथा वैद्युत अपघट्यों में आवेश वाहक धनावेशित आयन तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं। अर्धचालकों में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित कूटर आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। एकांक वैद्युत क्षेत्र में
आवेशवाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग का अपवाह वेग आवेशवाहक की गतिशीलता कहलाती है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि ई बराबर विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशवाहक का अनुगमन वेग वी है तो आवेशवाहक की गतिशीलता देखिए क्या हो जाएगी, म्यू बराबर क्या हो जाएगी, वी डी अपान ई। क्या, वी डी अपान कैपिटल ई। तो ध्यान दीजिएगा वी डी बराबर क्या हो जाएगा, ई वी अपान एम एल इंटू टाउ बराबर ई अपान एम इंटू टाउ इंटू ई, यानी वी अपान ई बराबर ई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अतः म्यू बराबर वी डी अपान ई यानी कि ई अपान एम इंटू टाउ इंटू ई अपान ई बराबर क्या हो जाएगा, ई टाउ अपान एम, यानी कि अतः गतिशीलता का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में, जो प्रकाश का विवर्तन है इसके प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। ठीक, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या हो जाएगी, 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान डी। तो चूंकि तरंग दैर्घ्य लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान, जहाँ n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक, अतः यदि n बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा और थीटा कम होगा, अर्थात यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए तो n बढ़ेगा जिससे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई भी कम होगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, समझाइए। ठीक, ये आपको समझाना है। तो यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करेगी तो इसका अर्थ यह होगा कि उस बिंदु पर कोई बिंदु आवेश दो दिशाओं की ओर वैद्युत क्षेत्र को संकेत करेगा, जो संभव नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है जिसे आप अल्टरनेट करंट कहते हैं। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान क्या होगा। जो धारा का शिखर मान है वह क्या होगा, दिया है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2a है, अतः IRMS बराबर I0 अपान √2 से क्या हो जाएगा, धारा का शिखर मान I0 बराबर IRMS √2, तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 बराबर 2 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर आपको समझाना है। ठीक, समस्थानिक एवं संभारिक में अंतर क्या हो जाएगा, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं, यानी कि 8O16 या 8O17। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जबकि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो समभारिक कहलाते हैं, जैसे 27He 37Li आदि। ठीक है ना। चलिए, किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 वोल्ट बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो प्रतिदिन 24 घंटे व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना आपको करना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़ने पर प्रतिदिन 24 घंटे व्यय कुल विद्युत ऊर्जा 60 इंटू 24 वाट घंटा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 1440 वाट घंटा, यानी कि 1440/1000 किलो वाट घंटा, यानी कि 144/100 इंटू 200 यूनिट, यानी कि 288 यूनिट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए खंड स की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 3 के क की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, पीएन संधि डायोड को पश्च अभिनत करने पर अवक्षय परत की मोटाई अगतिशील आवेशों के कारण बढ़ जाएगी तथा अगतिशील आयनों की संख्या अधिक होने विभव प्राचीर भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि किसी धातु पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक का प्रकाश आपतित होता है तब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस परिघटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या वैद्युत उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को आपको लिखना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब किसी धातु पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक का प्रकाश आपतित होता है। मान लीजिए जब किसी धातु पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक का प्रकाश आपतित होता है
तब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इसके नियम कौन कौन से हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी धातु यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कौन कौन से हैं। तो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है ना, यह आप क्लियर हो जाए। दूसरा नंबर देखिए, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक, चलिए 3 के ग की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा आपके लिए क्या हो जाएगा। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 इंटू 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है, तो कक्षा में तुल्य धारा आपको निकालनी है। ठीक, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या r बराबर 0.7 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁻11 मीटर, या 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति v बराबर 6.6 इंटू 10⁴ मीटर प्रति सेकंड, या कक्षा में तुल्य वैद्युत धारा I बराबर Q/T यानी T बराबर 2πr/v। ठीक, या I बराबर Q इंटू V अपान 2πr बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 6.6 इंटू 10⁴ अपान 2 इंटू 3.14 इंटू 7 इंटू 10⁻11। सॉल्व करेंगे 2.4 इंटू 10⁻5 एम्पियर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। ठीक, 25 ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है 25 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंग यक्ष दिशा में संचरित हो रही है। तो किसी बिंदु पर वैद्युत सदिश वेक्टर E बराबर 6.3 जूल वोल्ट प्रति मीटर है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश वेक्टर V का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के मुख्य गुण निम्न हैं, कौन कौन से हैं। इनके गमन के लिए किसी द्रव्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे आपस में लंबवत परिवर्तनशील वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से निर्मित होती हैं, ये त्वरित अथवा कंपनशील आवेश द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में समान रूप से बटी होती है, ये प्रकृति में अनुप्रस्थ होते हैं। प्रश्नानुसार बात करेंगे, दिया है क्या दिया है, E बराबर 6.3 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर या EY बराबर 6.3 वोल्ट प्रति मीटर में संचित हो, तब यदि वैद्युत चुंबकीय तरंग यक्ष दिशा में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर BZ बराबर EY अपान C यानी कि B वेक्टर B बराबर E अपान C बराबर 6.3 अपान 3 इंटू 10⁸ बराबर क्या हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻8 के कैप टेस्ला। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, μ2 अपान V माइनस μ1 अपान U बराबर μ2 माइनस μ1 अपान R। तो क्या हो जाएगा, यदि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक μ2 अपान μ1 बराबर μ हो, तब उपरोक्त सूत्र को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, क्या, μ अपान V माइनस 1 अपान U बराबर μ माइनस 1 अपान R। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, यहाँ कह रहा है किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। दिए गए चित्र में A एवं B के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है, तो संधारित्र C की धारिता आपको निकालनी है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए लगे हुए हैं। तो चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, इसे फैरड F कहा जाता है, अर्थात वैद्युत धारिता C बराबर Q/V।
तो प्रश्नानुसार ए बराबर यहाँ पर आपको देख लेना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, चूंकि 2 माइक्रोफैरड और वाले दोनों संधारित्र समांतर क्रम में हैं, अतः तुल्य धारिता आपको क्या हो जाएगी, 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पे देखिए आता है 1/c बराबर, देखिए अब इसी प्रकार 4 माइक्रोफैरड वाले दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2। तो क्या हो जाएगा 4 × 4/4 + 4 बराबर 16/8 बराबर 2 माइक्रोफैरड। ठीक, अब यहाँ से देखिए 2 माइक्रोफैरड बराबर b, तो पुनः 2 माइक्रोफैरड समांतर है, अतः तुल्य धारिता c बराबर c1 + c2। तो क्या हो जाएगा 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरड। तो a व b के मध्य तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, z बराबर 4 × c, यानी 2 बराबर क्या हो जाएगी 4 × c/4 + c। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर 4 × c यानी कि 2 × 4 + c बराबर 4c, यानी कि 8 + 2c बराबर 4c, या 2c बराबर 8, c बराबर 4 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक लंबी परिनालिका के क्या करा, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र क्या हो जाएगा, यदि किसी परिनालिका की लंबाई l तथा फेरों की कुल संख्या n है, तब परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n बराबर n/l। ठीक, तो परिनालिका के भीतर I एम्पियर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका कुल मिलाकर सूत्र क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, l बराबर क्या आएगा यहाँ पर μn²A/l। ठीक, यहाँ μ0 क्या है, मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर लिया जा सकता है। ठीक, चलिए प्रकाश उत्सर्जन डायोड क्या होते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह बनाइए, इसकी कार्यविधि का संक्षिप्त विवरण आपको लिखना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यहाँ पर लाइट इमिटेड डायोड जो होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड वे प्रकाशिक यंत्र हैं जो पीएन संधि डायोड के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसमें पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक बायस में स्वतः विकिरण का उत्सर्जन करता है। यह एक पारदर्शी आवरण में बंद होता है ताकि उत्सर्जित विकिरण इससे बाहर आ सकें। एलईडी के प्रतीक तथा विद्युत परिपथ निम्न रूप में प्रदर्शित है। ठीक, ये आपका एलईडी का परिपथ है, चिन्ह, ठीक है ना, और अग्र वोल्टेज है, ये आपका पश्च वोल्टेज है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कि किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। उपर्युक्त किरण आरेख द्वारा इसे दर्शाइए। यदि इस दूरदर्शी की अवदृश्यक लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 250 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो, तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका एवं अवदृश्यक के बीच की दूरी आपको निकालना है। ठीक, ये आपको लिख देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन कर लेना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 5 क की बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन कि अर्धचालक क्या है, मादन यानी मादन जिसे अपमिश्रण कहते हैं, के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाना है आपको। ठीक है ना। तो अर्धचालक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक अर्धचालक पदार्थ वह होता है जिसके विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के मध्य होते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन Si इन पदार्थों के सबसे चर्चित उदाहरण है। ठीक है ना। और ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार कमरे के ताप पर अर्धचालक पदार्थ वे होते हैं जिनके चालन व संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे हुए हों तथा जिनके मध्य का निषिद्ध ऊर्जा बैंड काफी संकरा लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का हो। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अथवा निर्ज अर्धचालक, अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत ध्रुव क्या होते हैं। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक, तो वैद्युत ध्रुव क्या होते हैं, यदि दो समान परंतु विपरीत आवेशों को निश्चित दूरी पर रखा जाए तो उससे बनी वैद्युत व्यवस्था वैद्युत ध्रुव कहलाती है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यदि +q तथा -q कूलाम के आवेश को 2l से की दूरी
पर रखी जाए तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q × 2L। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या है, W बराबर PE × 1 - cos थीटा। ठीक है, नहीं आपके लिए हो जाएगा। अगला देखा, ध्यान दीजिएगा, यंग की द्विध्रुवीय प्रयोग में शून्य क्रम एवं 10वां क्रम की दीप्त फ्रिंजें किसी संदर्भ बिंदु से क्रमशः 11.50 mm एवं 14 ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो मैंने क्वेश्चन क्या बताया, देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये आपको लिख लेना है अच्छी तरीके से। ठीक, और इसको भी आपको लिख लेना है। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में शून्य क्रम एवं 10वां क्रम की दीप्त फ्रिंजें किसी संदर्भ बिंदु से क्रमशः 11.50 mm एवं 14.50 mm की दूरी पर प्राप्त होती हैं। ठीक, तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाए तो उसी समायोजन हेतु शून्य क्रम की 10वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ये आपको कर देना है। ठीक, और ये आपको कर देना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टेज एवं धारा में कलांतर आपको निकालना है। ठीक, तो यहाँ आप देखिए 20 वोल्ट दे रखा है, इसका आपको 11 वोल्ट, इसका 9 वोल्ट। ठीक, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका कैपेसिटर, ये आपका इंडक्टर है। ठीक, VL बराबर 20 वोल्ट, BC बराबर 11 वोल्ट एंड VR बराबर 9 वोल्ट। तो B बराबर क्या हो जाएगा, √VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 9√2। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसी को और सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर π/4। ठीक है ना, अगला देखिए, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अज्ञात प्रतिरोध X ज्ञात करने के मीटर सेतु का परिपथ आरेख निम्नवत है। सेतु संतुलन की अवस्था में है तो X का मान आपको निकालना है। ठीक, तो यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए और इसको यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और मीटर सेतु को भी आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फिगर अच्छी तरीके से पूरा का पूरा बना लेना है। ठीक है ना, चलिए यह की बात करेंगे, खंड यह की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 29 CU 63 के किसी सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है, जिस सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए, जबकि 29 CU 63 का द्रव्यमान 62.92 AMU है। तो MP बराबर क्या हो जाएगा, 1.00783 MU और MN बराबर 1.00867 MU। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 29 CU 63 का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 62.92960 AMU, या कापर 29 CU 63 के एक सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है। तो तांबे के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23/63। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.48 × 10⁻23 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और आगे यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है ना, ये भी आपको इसको भी सॉल्व कर लेना है। ठीक, 7 नंबर की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, संधि डायोड क्या है, पीएन संधि के अग्र दिशक, ध्यान दीजिएगा, पीएन संधि के अग्र अभिनत पश्च अभिनत के वांछित परिपथ बनाइए, दोनों स्थितियों में अभिलाक्षणिक, ध्यान दीजिएगा, अभिलाक्षणिक स्थितियों का अभिलाक्षणिक वक्र भी दर्शाइए। दिए गए परिपथ में एमीटर A1 एवं A2 का पाठ्यांक क्या होगा, डायोड D का आदर्श डायोड है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका संधि डायोड का परिभाषा है, इसको आप लिख लेना। संधि डायोड कहते हैं पीएन संधि डायोड पर एक मूल अर्धचालक युक्ति है। यहाँ एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है जिसकी एक क्षेत्र ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। इन क्षेत्रों की क्रमशः पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र कहते हैं, तथा इन क्षेत्रों के बीच की परिसीमा को पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, इसको आपको लिख लेना है। ठीक, जब अग्र अभिनत होगा तो आपको ये बना देना है, पीएन संधि अग्र अभिनत में आपको ये फिगर बना देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन 8 नंबर की बात करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। +5 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। ठीक, ये आपको कर देना है, ठीक है ना, और ये भी आपको पूरा का पूरा लिख देना है, इसको भी आपको पूरा का पूरा लिख देना है, ठीक है ना, इसको भी आपको पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी आप लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी धारामापी की सुग्राहिता का अर्थ समझाइए। किसी धारामापी के वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे समझाइए। किसी धारामापी के 1 एम्पीयर की धारा पूर्ण पैमाने पर विक्षेप उत्पन्न करती है, इसे 10 एम्पीयर परास के मीटर में परिवर्तित करने हेतु वांछित शंट एवं धारामापी के प्रतिरोध में संबंध आपको निकालना है। ये आपको कर लेना है, ठीक है ना, ये आपको कर लेना है और इसको भी आपको पूरा का पूरा कर लेना है, ठीक है ना, और इसको भी आपको पूरा का पूरा कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।